ओके डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। कल हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पर छोड़ा था। हमें पार्ट थर्ड में सल्तनत और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनिक होल बनाकर देखना है। लेकिन जैसा कि हम डेली 5 क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहे, आज भी मैंने 5 क्वेश्चंस लाए हैं। पहले आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में कौन स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी थे। मतलब स्थानीय प्रशासन से। पॉइंट 1 अमाल गुजार, पॉइंट 2 खान ए समांग, पॉइंट 3 वितिकची, पॉइंट 4 खजानदार। स्थानीय प्रशासन का मतलब सरकार और उसके नीचे, ध्यान रखिएगा। हालांकि सरकार उसके नीचे कल मैं सुबह तक ही रुक गया था, लेकिन आप लोगों के मैटर में था इसलिए मैंने इसको डाला है। तो पॉइंट 1 अमाल गुजार, पॉइंट 2 खाने समांग, पॉइंट 3 वितिकची और पॉइंट 4 खजानदार। यस, यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर 1, 3, 4, गुड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हम शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी मान सकते हैं। मतलब यू पीपल हैव टू फाइंड आउट कि वेयर डिड शेरशाह इमर्ज टू बी अ प्रीकर्सर टू अकबर। सो यू हैव टू फाइंड आउट द चॉइस। 1 भू राजस्व प्रशासन, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पॉइंट 2 प्रांतीय प्रशासन यानी सूबा प्रशासन, व्हाट डू यू थिंक, एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड पॉइंट 3 स्थानीय प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको देखना यह है कि शेरशाह को हम अकबर का पूर्वगामी प्रीकर्सर, माने अकबर से पहले शेरशाह ने इनमें से किस या किन क्षेत्रों में सुधार किया था। यस, रियली यू पीपल आर, you can say, wise enough to understand the question. You are smart enough to explain the question. It is quite page worthy. बहुत अच्छा परफॉर्म किया दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे डाउट था कम से कम शेरशाह वाले क्वेश्चन में तो जरूर। क्वेश्चन नंबर 3, तकावी ऋण और कृषि ऋण को आरंभ करने का श्रेय निम्नलिखित में किस शासक को दिया जाता है। तकावी ऋण और कृषि ऋण, मतलब तकावी ऋण अथवा कर सकते हो, मीन्स की तकावी लोन or agriculture loan, both should be substitute for, so just you can use the term। और चॉइस ए अलाउद्दीन खिलजी, चॉइस बी मोहम्मद बिन तुगलक, चॉइस सी अकबर एंड चॉइस डी शाहजहां। No, not Alauddin Khilji. I'll discuss about the land revenue system, that is Muhammad bin Tughlaq. Actually you have not been informed। B था। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। दीवाने इस्तिहाक अनुदान विभाग, दीवाने वकूफ बकाया राशि की वसूली, मीन्स के अनुदान विभाग मतलब डोनेशन, द चैरिटी, द डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी बकाया राशि की वसूली, टू कलेक्ट द एरियर्स, और धार्मिक विभाग रिलीजियस डिपार्टमेंट। दीवाने इस्तिहाक अनुदान विभाग, दीवाने वकूफ बकाया राशि की वसूली, और दीवाने रिसालत धार्मिक विभाग। आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड है। इसमें मिक्स आंसर बी और डी। इसका आंसर है, ओहो, यू पीपल आर राइट। दीवाने इस्तिहाक था, वो था पेंशन विभाग। पेंशन विभाग था, क्योंकि अनुदान विभाग को तो दीवाने खैरात बोलते थे ना, मैंने कल आपको नोट करवाया था, और मैटर में भी है। तो पेंशन विभाग है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। और जो दीवानी वकूफ है वह है
व्यय का आकलन, ये किसका डिपार्टमेंट है? हु क्रिएटेड दिस दीवाने वकूफ? दैट इज जलालुद्दीन खिलजी। एंड बकाया राशि की वसूली दीवाने मुस्तकराज था, विच वॉज क्रिएटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो ये भी गलत हो गया, तो बच गया केवल यही। तो इसलिए आपका ये उत्तर है बिल्कुल, जो बी जिसने भी किया है यू आर करेक्ट। बी था? Yes, sir. गुड। मुक्ति के विषय में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सत्य हैं? Which of the following statements is are correct about मुक्ति? पॉइंट 1, वह राजस्व वसूली के लिए उत्तरदायी था। पॉइंट 1, वह राजस्व वसूली के लिए उत्तरदायी था। पॉइंट 2, वह दीवाने आरिज का प्रधान होता था। पॉइंट 3, उसका वेतन केंद्रीय खजाने से भेजा जाता था। मतलब मुक्ति, ही वॉज अकाउंटेबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। पॉइंट 2, वह दीवाने आरिज का प्रधान होता था, ही वॉज द हेड ऑफ दीवाने आरिज। एंड पॉइंट 3, उसका वेतन केंद्रीय खजाने से भेजा जाता था। हिज सैलरी वॉज सेंट डायरेक्टली फ्रॉम सेंट्रल ट्रेजरी। तो ये 3 है, आप गौर से देखना, थोड़ा सा ये क्वेश्चन पर अटेंशन देने की आवश्यकता है, लेकिन आप लोग समझदार लोग हो, आप इसको सॉल्व कर लोगे। जरा देखना और चॉइस को देख लो। B और C आ रहा है। देखो मैं स्टूडेंट्स, इसमें जो तुम्हारे पास चॉइस है, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है शायद, या कहीं पूछा हुआ है, उस चॉइस के हिसाब तो आपका बी होना चाहिए। क्योंकि देखो दीवाने आरिज तो हुआ सैन्य विभाग, उसका प्रधान था, लेकिन अगर इसका चॉइस केवल 3 होता तो मैं इसको चुनना पसंद करता। कहोगे क्यों? तो नहीं सॉरी, इसका चॉइस अगर केवल 1 होता, अच्छा हाँ, नो, इसको सिलेक्ट करिए, ए क्यों? आई एम गिविंग द एक्सप्लेनेशन, आप लोग यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू फॉलो मी पीसफुली। यहां चॉइस है, वह राजस्व वसूली के लिए उत्तरदायी था, ही वॉज अकाउंटेबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, दैट इज करेक्ट। लेकिन आप याद करो, मैंने आपको मुक्ति के बारे में बताया कि उनको राजस्व की वसूली करनी थी, और वसूले गए राजस्व से उन्हीं प्रशासनिक और सैनिक खर्च पूरा करना पड़ता था, और तब फवाजिल रकम केंद्रीय खजाने में भेजना होता था। और यह कह रहा है कि केंद्रीय खजाने से उनको तनख्वाह जाता था, यही तो रोना है। ऐसा सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू करने की कोशिश की थी, बट ही टर्न टू बी बैडली अनसक्सेसफुल, he didn't get success due to the resistance from the Mukti, or you can say the Muslim aristocrats. तो ये भी गलत हो गया, और उसका वेतन केंद्रीय खजाने से भेजा जाता था, ये भी गलत हो गया। तो केवल एक करेक्ट है, तो इसलिए चॉइस नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, ए कोई किया था? Yes, स्टार्टिंग में A ही आ रहा है, तो बाद में change। नहीं, ए सही है। चलिए अब मैं आपको, कल हम लोग जहां थे वहीं से आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में हम लोग चल रहे थे। स्थानीय प्रशासन, अब यहीं पर मैं आपको लेता हूं। तो हम लोग, कल आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने यहां पर लिया था मुगल काल में केंद्रीय प्रशासन। आप लोग गौर से सुनना, कहीं भी प्रॉब्लम हो मैं क्लियर कर दूंगा। केंद्रीय प्रशासन, और केंद्रीय प्रशासन हम लोगों ने कवर कर लिया था अधिकारियों के बारे में, अब दोबारा नहीं देना हमें, आप लोगों को याद है।
मैंने आपको बताया था वकील और वजीर, दूसरा बताया था दीवाने आला या दीवाने कुल, तीसरा मीर बख्शी, चौथा खाने समांग और पांचवा सदर उ सुदर। उसके बाद मैंने आपको सूबा प्रशासन बताया था। सूबा मैंने बताया था सूबादार और नजीम, प्रांतीय दीवान और प्रांतीय बख्शी तथा प्रांतीय सदर, और उसमें कैसे चेक एंड बैलेंस होता था मुगल सिस्टम में वो बताया था। उसके नीचे आप जाएंगे तब ये होगा सरकार। अब यहां से स्थानीय प्रशासन शुरू हो गया। तो स्थानीय प्रशासन की जब भी बात हो तो आप दो की चर्चा करना, एक चर्चा करना सरकार की और दूसरा परगना की। तो सरकार के लेवल पर मैं आपको बताता हूं कि क्या है। सरकार के लेवल पर देखो, जो अधिकारी है वो है फौजदार। फौजदार का काम क्या है? सामान्य प्रशासन देखना है। दूसरा देखते हो अमाल गुजार। अमाल गुजार का काम है भू राजस्व प्रशासन देखना, मतलब राजस्व प्रशासन, नॉट सॉरी भू राजस्व, राजस्व प्रशासन देखना। फिर आता है आपको खजानदार। खजानदार मीन्स कि ही इज अ ट्रेजरर। और फिर आप देखते हो एक है जिसका नाम है बितिकची। बितिकची कहते हैं फारसी लेखक को। एक बार फिर से इसको रिपीट कर दीजिएगा क्योंकि अचानक क्लास बंद हो गया था। किसको रिपीट करना है? जो भी आप स्टार्टिंग में पढ़ा रहे हैं। मतलब कहां से, कितनी देर पहले से? बस 1 मिनट पहले। ओके, देखो मैंने कोई नई बात नहीं कही है। मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने केंद्रीय प्रशासन तो कवर कर ही लिया, प्रांतीय प्रशासन, सूबा प्रशासन भी कवर कर लिया। अधिकारियों का नाम आपको बहुत अच्छे ढंग से याद है। उसके नीचे हमने कहा कि अब स्थानीय प्रशासन में आप लोग दो को काउंट करना है, एक सरकार को काउंट करना है, दूसरा परगना को। तो अभी मैं आपको सरकार के स्तर के अधिकारियों से परिचय करा रहा। एक अधिकारी है जिसका नाम है फौजदार। जैसे आपने देखा नजीम था सूबा में, कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, उसी तरह फौजदार का काम है लॉ एंड ऑर्डर एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो अमाल गुजार है उसका काम है राजस्व प्रशासन, द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और जो खजानदार है, खजानदार का काम है वो ट्रेजरार है। और वितिकची वो फारसी लेखक है ना। तो सरकार हो गया। उसके बाद आप आ जाइए परगना में। परगना में आप आएंगे तो फिर यहां पर आपको इसके इक्विवेलेंट अधिकारी मिलेंगे। तो यहां पर आपको मिलेंगे शिकदार। शिकदार परगना में एक अधिकारी मिलेंगे शिकदार, ये सामान्य प्रशासन देखेगा शिकदार। दूसरा मिलेगा आमिल। आमिल, आमिल का काम क्या है? तो आमिल का काम है राजस्व प्रशासन परगना के स्तर पर। उसके बाद आपको मिलेगा पोतदार। पोतदार का मतलब ट्रेजरार। पोतदार ट्रेजरार है। और एक है कानूनगो। कानूनगो के बारे में कहा जाता है एक गांव के पटवारियों का मुखिया है। कानूनगो गांव के पटवारियों का मुखिया है। अब इसके बाद आप सबसे नीचे आ जाओ, ग्राम यानी गांव। तो गांव में तो देखो दो तरह के अधिकारी होने हैं। एक है मुकद्दम। मुकद्दम मतलब गांव का मुखिया। और दूसरा है पटवारी। पटवारी का मतलब अर्ध सरकारी अधिकारी है। एक मुकद्दम है और दूसरा पटवारी है। पटवारी अर्ध सरकारी अधिकारी है। अर्ध सरकारी अधिकारी का मतलब है इसकी नियुक्ति सरकार की ओर से होती है। और गांव के जो डॉक्यूमेंट्स, जैसे लैंड का जो डॉक्यूमेंट्स होता था, वो लैंड का डॉक्यूमेंट्स पटवारियों के पास ही होता था। तो ये हो गया आपका। वही साउथ इंडिया का विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में आप जाओगे तो साउथ इंडिया के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में आपको अलग तरह का अधिकारी मिलेगा। जैसे गांव में आप देखोगे जहां मुकद्दम है तो वहां कहलाता था पटेल गांव में, और पटवारी की जगह वहां आपको दिखेगा कुलकर्णी। तो पटेल और कुलकर्णी वो महाराष्ट्र में होता था। तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन का हुआ। अब मैं आपको इसी के साथ ले चलना चाहूंगा मनसबदारी।
मनसबदारी। अब थोड़ा आप लोग मेंटली अलर्ट रहना, कल मैं मनसबदारी पर एक क्वेश्चन लाऊंगा और मुझे लगता है कि आप लोग इतने ब्रिलियंट हो कि क्वेश्चन कर दोगे। वैसे मैं बताऊं कि यूपीएससी में ईस्वी 2000 में मनसबदारी जागीरदारी पद्धति पर यह चर्चा हुई थी और वो क्वेश्चन किया हुआ था। देखिए, मैंने मनसबदारी जागीरदारी पर क्वेश्चन 2018 यूपीएससी एग्जामिनेशन में था। सो देयर आई हैव टू गिव द एग्जांपल ऑफ मनसबदारी जागीरदारी। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं मनसबदारी। अब व्हाट इज मनसबदारी, मुगल मनसबदारी है क्या? तो देखिए, पीछे हम लोगों ने इक्ता व्यवस्था की, अभी मनसबदारी कर रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहते कि ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी, ये अकबर ने डेवलप किया अपना शासन के 40वें 41वें वर्ष में। कहा जाता है कि इस पर चंगेज खान के दशमलव प्रणाली का प्रभाव था। चंगेज खान के दशमलव प्रणाली का प्रभाव था। और लेकिन दशमलव प्रणाली क्या होता था? तो चंगेज खान ने अपनी सेना को 10 की इकाई में बांटा होता। 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, ऐसे इस तरह का वो बनाया हुआ था अपना रेजिमेंट। तो मैंने इकाई बनाया हुआ था। उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता कि जैसे 10,000 के जो प्रधान होते थे उनको मिनगान कहते थे चंगेज लोग, और जो 1 लाख सेना के प्रधान होते थे उसको तुआन बोलते थे। तो माना जाता है इसको मुगल मनसबदारी कहते। उस पर चंगेज खान के दशमलव प्रणाली का प्रभाव मात्र था, लेकिन अकबर ने उसकी मौलिक अवधारणा रखी थी, मौलिक परिकल्पना। अकबर के शासन के 40वें 41वें वर्ष में, अकबर के शासन के 40वें 41वें वर्ष में अर्थात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह 95-96 में लागू हुआ था। 1595-96 में इस पद्धति को लागू किया था अकबर ने अपने शासन के 40वें 41वें वर्ष में। उसका सिंहासनारोहण 1556 में हुआ था। वहां से आप काउंट कर लीजिए 40 वर्ष और 41वें वर्ष में। तो ये पद्धति कायम थी। अब इसमें उसने क्या किया था, एक बड़ा ही नायब और अजीब तरह का तरीका था। इसमें मुगल अमीर वर्ग प्लस सिविल अधिकारी मुगल अमीर वर्ग प्लस सिविल अधिकारी प्लस सैनिक अधिकारी। कोई बच्चे बोल रहे हैं कि मैटर में 19 और 1575 लिखा है। मनसबदारी के बारे में ऐसा होना नहीं चाहिए। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, ये लिखा है कि मनसब फारसी का अर्थ होता है, मतलब मनसब पद्धति अपने शासन के 19वें वर्ष है, अर्थात 19वें वर्ष। देखो बच्चों, ये बात सही है कि ये 19वें वर्ष शब्द दिया है, और ये लगता है मुझे कि थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक हो गया, उसको आप लोग करेक्ट कर लेना। वो मिसप्रिंटिंग हो गई है। इनफैक्ट वो अकबर ने जो आईने दहशाला पद्धति लागू की थी, अकबर की आईन ए दहशाला पद्धति को कहा जाता है कि उसके शासन के 19वें वर्ष में लागू हुआ था आईन ए दहशाला। उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो इसको आप लोग कट करके 40वें 41वें वर्ष कर देना, 41वें वर्ष, और ये 1575 की जगह 1595-96 कर देना। वो उसके भू सिस्टम वाला डेटा हमें लगता है धोखे से आ गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। उसको आप लोग करेक्ट कर लेना। अब देखो यहां पर दिया ही हुआ है, तो मैं इसी से आपको समझा भी देता हूं। जैसे देखो, मनसबदारी व्यवस्था में अकबर ने क्या किया कि
कुलीन वर्ग, यानी कुलीन मतलब अमीर, अमीर का मतलब मुगल कुलीन, और सिविल अधिकारी का पद और सैनिक अधिकारी का पद, तीनों को आपस में जोड़ दिया। कहोगे कैसे? यहां पर देखो आपको उदाहरण दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है कि अब जितने भी अधिकारी थे, तो प्रत्येक अमीर को, जो अमीर था मतलब कुलीन वर्ग, उसको एक ही साथ जात और सवार, नहीं समझना तो बताना, क्योंकि मनसबदारी जागीरदारी बहुत कम स्टूडेंट समझ पाते हैं। तो आप लोग ब्रिलियंट हो, आप लोग जरूर समझोगे। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं समझ पाते, मतलब सिलसिलेवार या क्रमबद्धता से उनको पता नहीं हो पाता है। तो ये जात और सवार रैंक है, ये अमीर है। तो जात रैंक में क्या होता था, किसी अधिकारी का व्यक्तिगत स्तर, मतलब व्यक्तिगत स्तर का मतलब है कि उसका हायरार्की क्या है। जैसे आप अगर आपको जॉब मिलता है तो क्लास 1 के अधिकारी हो, क्लास 2 के अधिकारी हो, या क्लास 3 के कर्मचारी हो। उसी प्रकार से जो जात रैंक होता था, दैट वाज सिंबलाइजिंग द स्टेटस एमॉन्ग ऑफिसर्स। यह भी निर्धारित करता था कि अमुक अधिकारी को कहां बैठाया जाएगा दरबार में, उसका बैठने का दर्जा क्या होगा, उसका स्तर क्या होगा। इस चीज को निर्धारित जात रैंक करता था। और सवार निर्धारित करता था कि उसके अंदर रखे जाने वाले सवारों की संख्या कितनी है, घुड़सवारों की संख्या कितनी है। पैदल सैनिक नहीं, घुड़सवार। तो इसका मतलब है कि जात रैंक से आपका मतलब स्टेटस, आपका व्यक्तिगत स्टेटस, और सवार रैंक से आपका सैनिक दायित्व, ये दोनों होता था। तो मान लीजिए कि आपका रैंकिंग किया गया 5000 जात 5000/5000, तो सबसे उच्च कोटि का मनसबदार वो माना जाता था जिसका जात और सवार रैंक बराबर होता था। तो 5000 जात और 5000 सवार, ओके। और उसके बाद दूसरी श्रेणी का मनसबदार वह होता था जिसका जात रैंक, जिसका सवार रैंक उसके आधे अथवा आधे से अधिक होता था, वो दूसरी श्रेणी के बेहतर मनसबदार माना जाता था। और तीसरी श्रेणी के मनसबदार वह था जिसका सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम होता है। तो तीसरा वाला जो 3000/1000 है, वह सवार रैंक जात रैंक के आधे से कम है, तो उसको तीसरी श्रेणी का मान लो, माने स्टेटस में। वैसे मैं आपको बताऊं कि जो जात और सवार का चक्कर है, तो वो ध्यान रखना कि अबुल फजल ने 66 ग्रेड की बात कही है, जो 10 से लेके 10,000 जात रैंक हो सकता है, 10 जात रैंक या 10,000 जात रैंक। एक्चुअल जो आपका रैंक है वो जात ही है। सवार तो केवल यह बता रहा है कि आपके अंदर रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या कितनी, बस। तो 66 ग्रेड बताता है अबुल फजल 10 से 10,000, परंतु व्यावहारिक रूप में 33 ग्रेड है। और नॉर्मली 5000 जात सवार रैंक से अधिक दर्जा नहीं मिलता था। 5000 जात सवार रैंक से ऊंचा दर्जा तभी मिलता था जब अगर वह संबंधित मनसबदार अगर अपने ब्लड रिलेशन से होता था या बहुत महत्वपूर्ण होता था। जैसे मानसिंह को अकबर ने 7000 जात और 7000 सवार रैंक दिया था। उसी तरह अकबर का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था मिर्जा अजीज कोका, उसको भी 7000 जात और 7000 सवार रैंक दिया था। आगे शाहजहां दारा शिको को 40,000 जात रैंक कर देगा, 40,000 से 60,000 जात रैंक कर देगा। तो वह बड़ा एक्सेप्शनल केस था। फिर आपको सूचना मिलती है कि इसमें आपको मिला होगा कि भाई उससे जो जात रैंक है उसे मनसबदार की हैसियत निर्धारित होती है, जो सवार रैंक है उसे यह निर्धारित होता है उसके अंतर्गत रखे जाने वाले सवारों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बताता हूं कि अब आपको मैं यह समझा दूं कि भाई अब आपने यहां पर देखा कि 5000 जात रैंक और 5000 सवार है, 4000/3000 और 3000/1000। तो यहां पर मेन कंफ्यूजन होता है कि सवार रैंक तो खैर आपको पता चल जाता होगा कि भाई सवार रैंक अगर 1000 है, इसका मतलब उसके अंतर्गत रखे जाने वालों सवारों की उतनी संख्या है। लेकिन जब जात रैंक में आप नंबर देखते हो 5000, 4000, 3000, तो आप कंफ्यूज कर जाते हो कि यार ये 5000, 4000, 3000 ये सवार रैंक क्या है, हम ये जात रैंक क्या है। उसका ये कहना है कि
भाई जो 5,000, 4,000, 3,000 इस तरह का जो स्तर है, इस तरह का जो मानकीकरण है, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि लगता है कि भाई 5,000, 4,000, 3,000 इससे मतलब व्हाट डज इट सिंबलाइज, मतलब तो ये आप मान लीजिए केवल वो उसके व्यक्तिगत स्तर को दिखाता है। व्यक्तिगत स्तर का मतलब हुआ जैसे जेम्स बॉन्ड 007, तो जेम्स बॉन्ड 007 का कोई मतलब नहीं, केवल उसका स्टेटस बता रहा है। तो उसी तरह अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इनके तनख्वाह का निर्धारण कैसे होता था। देखिए, तनख्वाह का निर्धारण होता था, जैसे उनका 5,000 जात रैंक है, ओके, तो इससे उनका व्यक्तिगत तनख्वाह निर्धारित होता था। नॉर्मली क्या हो कि मैं आपको बताऊं कि जो मुगल काल की करेंसी थी वो रुपया कहलाता था, चांदी की करेंसी रुपया कहलाता था और तांबे की करेंसी दाम कहलाता था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मुगल शासक जो भू राजस्व लेते थे वह चांदी के टंका में नहीं लेते, चांदी के रुपये में नहीं लेते थे, वह तांबे के दाम में लेते थे। तो मनसबदारों का तनख्वाह भी वो निर्धारित करते थे, उसको कहते थे दाम, दाम में निर्धारित करते थे, मतलब तांबे वाले सिक्के में। तो मान लीजिए आप अगर, एक मैं गणना बताता हूं, दैट इज नॉट क्लियर, मतलब ये हमें पता नहीं कि एग्जैक्ट कितना मिलता था, लेकिन एक अनुमान से आपको मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपका तनख्वाह निर्धारण होना है तो तय होगा, जैसे मान लीजिए आपका 5,000 जात रैंक है, तो राज्य अकॉर्डिंगली अगर आपको तय किया कि इनको 50,000 दाम प्रति माह इनका व्यक्तिगत तनख्वाह होगा, मतलब जात रैंक के आधार पर इनका व्यक्तिगत तनख्वाह होगा, और तब 50,000 आपका व्यक्तिगत तनख्वाह मंथली हुआ। अब क्या किया जाएगा कि आपके अंतर्गत जो 5,000 घुड़सवार रखे जा रहे हैं, तो घुड़सवार रखने का जो खर्च है वो आपके व्यक्तिगत तनख्वाह में वो जोड़ देंगे। तो कल्पना करते हैं कि मान लीजिए 5,000 घुड़सवार रखने का खर्च 50,000 दाम आता है इसका भी, तो दोनों मिला के अब आपको मिलना है 1,00,000 दाम प्रति माह, ओके। तो 1,00,000 दाम प्रति माह आपको मिलना है और वही रकम आपको चाहिए होगा, ओके, 1,00,000 दाम आपको मिलना है। तो अब क्या है कि जब बड़े मनसबदार आप हैं तो कैश में नहीं देना चाहेंगे। कैश में इसलिए नहीं देना चाहेंगे कि कैश में वैसे भी मुगल बादशाह पसंद करते थे कि आपको जागीर में मिले। जागीर का मतलब है कि जो आपको भू राजस्व, मतलब आपको भू राजस्व आवंटन के रूप में दिया जाएगा, दैट विल गिवन इन फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको जो लैंड सही राजस्व में आपको दिया जाएगा। वो कोशिश करेंगे कि भाई हम, तो राजस्व के जो निर्धारण होता था वो कराता था जमादामी। जैसे मैं बताता हूं, आप उलझना मत, 50,000 1,00,000 दाम आपका तनख्वाह हो गया। तो वो पहले क्या करेंगे, उसको 12 से मल्टीप्लाई करके आपके मंथली तनख्वाह को ईयरली बना देंगे। तो आपका ईयरली तनख्वाह हुआ 12,00,000 दाम, ओके। अब 12,00,000 दाम हुआ तो अपने साम्राज्य के एक भाग में जिसमें राजस्व जहां से 12,00,000 दाम प्रति वर्ष आ रहा हो, 12,00,000 दाम, वह जागीर ये कहलाता था जमादामी। जमादामी का मतलब हुआ कि आपका जमा निर्धारण हुआ कि 12,00,000 दाम आपका तनख्वाह है, तो आपको 12,00,000 का जमा दामी आपको मिलेगा और 12,00,000 दाम आप यहां से वसूल करवाइए, यहां से वसूल करिए। आप अपने कर्मचारी से वसूल करवा लीजिए, प्रशासन वहां आपको नहीं देखना है, आप वसूल करवाइए और 12,00,000 दाम लीजिए, अपना खर्च चलाइए। उसी तरह से ये दूसरा वाला मनसबदार है, तो इसी औसत से अगर इनका काउंट करोगे तो 4,000 जात रैंक है, तो इनको 40,000 दाम तुम कर दो, ये 40,000 दाम। और इनके अंदर सवार रखे जाने वाले 30,000 हैं, तो 3,000 है, तो अकॉर्डिंगली इनका तनख्वाह खर्च आ जाता है सवार का 30,000, तो इनको मिल रहा है 70,000। अब 70,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आता है उतने भर की जागीर इनको मिल जाएगी। तीसरे वाले हैं 3,000 जात रैंक है, तो इनका व्यक्तिगत तनख्वाह हो गया 30,000 और उसमें सवारों की प्रोपोर्शनेटली अगर सवारों का खर्च जोड़ोगे ऊपर वाले से तो 10,000 आना चाहिए, तो इनको टोटल मिल रहा है 40,000 दाम पर मंथ। और 40,000 को आप ईयरली बना दीजिए, 12 से मल्टीप्लाई करिए और जो भी मान आ रहा हो उसका आप यहां पर जागीर में उनको तनख्वाह दे दीजिए। जागीर का मतलब हुआ
कि राजस्व संग्रह, माने आपको एक एरिया दे दिया जाएगा जिसका राजस्व का वहां से उतना ही राजस्व वसूल होगा, क्योंकि वो तो सब असेस्ड है ना, सरकारी अधिकारी ने तो असेस किया हुआ है, आकलन किया हुआ है किस क्षेत्र से कितना राजस्व आना है, तो आपको वो इलाका दे दिया जाएगा कि वहां से आपको इतना राजस्व मिल जाएगा। इस तरह से होता था। इसको बोलते थे जागीर ए तनख्वाह। जागीर ए तनख्वाह, सबसे महत्वपूर्ण जागीर यही था जो जागीर ए तनख्वाह के रूप में आपको दिया जाता है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ अंकुर? स्टूडेंट्स क्लियर है? थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो मैं भी थोड़ा सा कॉन्शियस हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ओके है? अच्छा, तो ये हो गया आपको इस तरह से निदान। अब आपको यहां पर मिलता है कि जागीर तनख्वाह के अलावा आपको और भी कई तरह के जागीरों की बात होती है। जैसे जागीर तनख्वाह एक प्रकार का जागीर मिला, फिर आपको वतन जागीर। तो यहां पर आप देखते हो दूसरा क्या है भाई, तो वतन जागीर है। अब वतन जागीर ये क्या है, तो मैं आपको बताता हूं। आपने जागीर तनख्वाह हुआ जो मतलब एक नॉर्मल जागीर है। दूसरा वतन जागीर मिलता था किनको, तो राजपूतों को। राजपूतों को क्यों? क्योंकि राजपूतों को अगर आप उनके भूभाग, क्योंकि वतन जागीर होता था वंशानुगत, जो पिता को मिला उसको बेटे को भी मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए आपका अम्बेर का राज आपके सामने समर्पण किया। ओके, जागीर तनख्वाह और वतन जागीर में फर्क क्या है? जागीर तनख्वाह प्रत्येक 3-4 वर्षों पर बदल जाता था। वो एक मनसबदार से लेकर दूसरे मनसबदार को दे दिया जाएगा, ताकि वो मनसबदार निहित स्वार्थ के रूप में पैदा ना हो। वह मनसबदार कहीं ऐसा ना हो कि वही सबका महंत बनकर बैठ जाए और फिर राज्य को पैसा ही देना, मतलब राज्य का सेवा करना बंद कर दे। इसलिए उस पर वो अपना निहित स्वार्थ के रूप में पैदा ना हो, वहां पर अपनी पकड़ न बना ले, इसलिए उनका तबादला किया जाता था। लेकिन वतन जागीर में आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपको कछवाहा राजपूत ने समर्पण किया, तो उनका अपना राज्य है अम्बेर, तो उनको आप वतन जागीर के रूप में अम्बेर दे दिया। उसके अलावा आप जागीर तनख्वाह के रूप में अलग दे दीजिए, और जागीर तनख्वाह के रूप में आपने जो दिया है उसका तबादला कर उस जागीर को बदलते रहिए। वतन जागीर को टच मत करिए, नहीं तो सहन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पुश्तैनी नहीं है वो। तो दूसरा हो गया वतन जागीर। और तीसरा हो गया मशरूत। मशरूत जागीर ये होती थी कि जैसे वो आपको सशर्त, इसको सशर्त बोलते थे। सशर्त का मतलब हुआ कि आपको कोई असाइनमेंट दिया गया। जैसे उदाहरण बताइए, मतलब उदाहरण देता हूं, आपका जात और सवार रैंक 5000 जात और 5000 सवार रैंक है, और आपको एक असाइनमेंट दिया गया कि आप जाइए इस असाइनमेंट पर। आप वहां गए तो आपको मुंह की खानी पड़ी। आपने देखा कि भाई हमारे पास 5000 सवार हैं, 5000 सवारों में मेरा काम नहीं चल रहा है। तो फिर राज्य आपसे पूछेगा आपको कितना सवार चाहिए, आप कहेंगे हमें 15000 सवार चाहिए। तो राज्य कहेगा ठीक है, आप 10,000 घुड़सवारों की नियुक्ति कर लीजिए, और जो 10,000 घुड़सवारों की आप नियुक्ति करेंगे राज्य उसका तनख्वाह दे देगा आपको। मतलब तनख्वाह देगा मसरूत जागीर के रूप में। 10,000 का खर्च राज्य मसरूत जागीर के रूप में दे दिया। आपने 10,000 जो नए घुड़सवारों को रखा, तो उसका खर्च राज्य ने आकलन किया, असेस करके आपको उतनी भर की जागीर दे दी कि लीजिए आप अपना खर्च चलाइए। वो हो गया सशर्त यानी मशरूत। लेकिन जब आपका असाइनमेंट पूरा हो जाएगा तो राज्य कहेगा कि आप अपने अतिरिक्त सैनिकों को मुअत्तल कर दीजिए, अतिरिक्त घुड़सवारों को आप मुअत्तल कर दीजिए, उसको डिसमिस कर दीजिए, हटा दीजिए, और आपसे ये जो जागीर है वो फिर वापस ले लेगा। इसलिए उसको कहते थे मशरूत या सशर्त। चौथा आता है, साउंड ठीक है ना? फिर चौथा आता है अलतमगा। अलतमगा या अलतमगा कह दीजिए। अलतमगा जागीर का मतलब हुआ कि जैसे राजपूत अमीरों को वंशानुगत तौर पर राज्य देता था वतन जागीर राजपूत अमीरों को, उसी प्रकार से मुस्लिम कुलीनों के लिए एक नए प्रकार की जागीर उसने शुरू की, और उसका नाम दिया गया अलतमगा जागीर। अलतमगा। तो इस तरह से चौथे प्रकार की जागीर थी। तो मेरे विचार से आप लोग जागीर से वाकिफ हो गए। अब एक 2 अस्पा पद्धति आपको मिला होगा। ये 2 अस्पा पद्धति क्या होता है मैं आपको बताना चाहता। जैसे इसको आप ऐसे समझिए
कि आपका 5,000 जात और 5,000 सवार रैंक है। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली क्या होता था कि सवार रैंक आपका जात रैंक के बराबर हो सकता है, जात रैंक के आधा या आधे से अधिक हो सकता है, जात रैंक के आधे से कम हो सकता है। लेकिन सामान्यतः सवार रैंक जात रैंक से ज्यादा नहीं हो सकता है। सवार रैंक जात रैंक से तभी ज्यादा होगा जब या तो जागीर मशरूत हो। मशरूत जागीर का मतलब हुआ कि आपको जैसे असाइनमेंट के लिए कह दिया जाए कि 10,000 घुड़सवार आप टेम्पररीली रख लो, टेम्पररीली, वो परमानेंट नहीं है, तो वो मशरूत जागीर उसके बदले आपको मिल जाएगी। तो मान लीजिए आपने 5,000 सवार है और आपको 10,000 और सवार चाहिए, तो आपने 15,000 घुड़सवार रख लिया, जबकि आपका जात रैंक 5,000 है। उतना दिन चलेगा क्योंकि उसमें राज्य आपको उतनी दिन की छूट दे दी है। या फिर एक 2 अस्पा से अस्पा पद्धति होती थी जो जहांगीर ने चलाया था, आपको मैटर में मिल गया होगा। वो ऐसे होता था कि मान लीजिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण मनसबदार हैं, आपका सवार रैंक 5,000 है और जात रैंक भी 5,000 है, तो अब राज्य यह समझता है कि भाई आपकी जो सैनिक प्रतिभा है ज्यादा है, सैन्य प्रतिभा, और आपके पूरा जो सैनिक प्रतिभा है उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आपकी सैनिक प्रतिभा का और भी बेहतर उपयोग किया जा सकता है। तो राज्य कहेगा आपको कि अच्छा ऐसा है कि आप ऐसा करिए कि आपको राज्य 2 अस्पा या से अस्पा स्टेटस दे देगा। 2 अस्पा का मतलब हुआ 2 गुना, से अस्पा का मतलब हुआ 3 गुना। मतलब अगर आपको 2 अस्पा का स्टेटस मिल गया तो इसका मतलब है आपका जात रैंक 5,000 ही है, परंतु आपके सवार रैंक को 2 गुना करके 10,000 कर दिया जाएगा। अगर आपको से अस्पा का स्टेटस दे दिया गया तो इसका मतलब है कि आपका जात रैंक 5,000 ही है, लेकिन सवार रैंक को 3 गुना यानी 15,000 कर दिया जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ प्रतिभाशाली मनसबदारों का बेहतर उपयोग हो सके। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई इतना नौटंकी करने की आवश्यकता क्या थी? जात रैंक बढ़ा देता, अकॉर्डिंगली सवार रैंक बढ़ा देता। उसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत यह थी कि अगर आपका सवार रैंक बढ़ जाता है, इसमें आपके बाकी जो कलीग्स हैं उसको आपत्ति नहीं होगी। अगर आपका जात रैंक बढ़ जाता है, इसका मतलब आपका प्रमोशन मिल गया, क्योंकि आपका व्यक्तिगत स्तर बदल जाएगा, ऊंचा हो जाएगा। तो एक तो आपका व्यक्तिगत तनख्वाह भी राज्य को बढ़ाना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम सवारों का खर्च, और दूसरा क्या है कि बाकी अमीरों को भी आपत्ति हो सकती है कि आपको बहुत बड़ा प्रमोशन मिल गया। इसलिए बेहतर यही कि आपके जात रैंक को टच ना करे और केवल सवार ही सवार की संख्या बढ़ा दे। तो 2 अस्पा से अस्पा पद्धति में ही था। अब जरा सा मैं स्टूडेंट्स, अब तक आप लोग क्लियर हैं तो मैं फिर आगे बढ़ूं और आपको इक्तादारी और मनसबदारी का अंतर बताऊं। सर कुछ बच्चे जात और सवार, तो आपने समझा क्या? उसी समय मैंने पूछा था आपसे कि आप समझ रहे हो, तो आप उसमें ओके करके आगे बढ़ा दिए। अब आप जात और सवार पूछ रहे हो जो सबसे बेसिक चीज है, तो आपने समझा क्या? अब इसी पर मैं आपको एक हंसने वाली कथा बता देता हूं। एक रामायणी झूम झूम कर कथा कह रहे थे, बहुत खुश थे, बड़े उत्साही थे। दर्शक भी मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे और रात भर रामायण का वाचन चलता रहा। दर्शक भी मंत्रमुग्ध थे, रामायणी भी बहुत उत्तेजित होकर कथा कह रहे थे कि भाई हमारे दर्शक बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। जब सुबह हुई तो एक दर्शक खड़ा हुआ, पहले बहुत अपना जो अनुग्रह है वह व्यक्त किया और कहा कि भाई मैं बहुत अनुग्रहित हुआ, आपने रामायण की कथा बहुत अच्छी कथा कही और बहुत अच्छे ढंग से रामायण का पाठ कराया, रोम रोम पुलकित हो गया। लेकिन जाते जाते आप अगर यह बता देते कि आखिर सीता किसकी पत्नी थी तो बहुत अच्छा होता। तो रामायणी चकित खड़े रह गए। उसी तरह से पूरे जब मनसबदारी में मैं यहां तक बढ़ गया, तब अब आप सवाल उठा रहे हो कि सर ये जात और सवार क्या होता है, तो आपने समझा क्या? ये तो पूरी की पूरी मनसबदारी जात और सवार पर ही डिपेंड करती है
जात का मतलब हुआ उसका व्यक्तिगत स्तर। आप क्यों नहीं समझ रहे? जैसे आप क्लास 1 के अधिकारी हो, जैसे आप आईएएस अधिकारी बनते हो तो क्लास 1 के अधिकारी हो गए, तो आपका जात रैंक हुआ। अब आपको क्या ड्यूटी दी जाती है? हो सकता है आपको सेक्रेटेरिएट में बैठा दिया जाए, हो सकता है आपको किसी ट्रांसपोर्ट विभाग का डायरेक्टर बना के भेज दिया जाए, हो सकता है आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाए। तो अलग अलग ड्यूटीज में बट जाती है। उससे आपका पता चलता है आप कितने महत्वपूर्ण हैं। आप अगर कम महत्वपूर्ण होंगे तो आपको किसी ले जाके कहीं दूर किसी छोटे मोटे कामों में लगा देगा, रैंक तो वही रहेगा आपका। उसी तरह से जो सवार रैंक होता था वो आपके महत्व को बताता था कि आपके अंतर्गत कितने घुड़सवार रखे जा रहे हैं, आप में कितनी सैन्य प्रतिभा है। और जात रैंक में आपका व्यक्तिगत स्तर क्या है, उसी आधार पर आपका तनख्वाह निर्धारित होता था, वही आधार पर आपका प्रमोशन होता था, वही आधार पर आप अधिकारियों के बीच बैठते थे। मुझे लगता है कि शायद अब मैंने आपको समझा दिया होगा। Yes. ओके हैं? Yes. तो ये हुआ आपका जात और सवार रैंक का जो। अब देखो मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं इक्तादारी और मनसबदारी। व्हाट इज इक्तादारी, व्हाट इज मनसबदारी? तो देखिए, गौर करना है। अब इक्तादारी व्यवस्था में मैंने कहा, इसको समझना, यह हुआ खालिसा। खालिसा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? खालिसा क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां से सीधा राजस्व का संग्रह केंद्रीय सरकार करती है और खालिसा क्षेत्र का राजस्व केंद्रीय सरकार को जाता है। यह है इक्ता। यह हो गया इक्ता। यह जो इक्ता है, इक्ता की विशेषता यह है कि इसमें एक मुक्ति, उसका अधिकारी की नियुक्ति होती थी। मुक्ति जो इक्ता का प्रधान होता था, वह यहां से राजस्व की वसूली करता था और अपने प्रशासन की व्यवस्था करता था, वही प्रशासन का संचालन करता था, उसके खर्च को पूरा करता था और प्रशासनिक और सेना रखता था, सैनिक खर्च को पूरा करता था और फवाली रकम केंद्रीय खजाने में भेजता था। अब देखिए मनसबदारी। मनसबदारी, तो मनसबदारी में आप देखेंगे जैसे अब केंद्रीय प्रशासन है तो केंद्रीय प्रशासन में ये अधिकारी हैं। फिर आप आते हो प्रांतीय प्रशासन, तो प्रांतीय प्रशासन सूबा प्रशासन। फिर आप आते हो सरकार का प्रशासन और सरकार के बाद आते हो परगना का प्रशासन। तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये प्रशासन पूरा राज्य के अधीन है, उससे आपको कोई लेना देना। यहां प्रशासन भी मुक्ति के अधीन है, यहां पूरा प्रशासन राज्य के अधीन है। आपको अगर परगना के किसी गांव में कहीं भी या परगना के अंदर आपको जागीर मिली, अब देखो ये जागीर मिली, जैसे आपका तनख्वाह है 12 लाख दाम, तो 12 लाख दाम वार्षिक भर की जागीर आपको मिली, मतलब उस क्षेत्र का राजस्व आवंटन आपको मिल गया। आपके अधिकारी आएंगे, उसमें भी देखिए, अब जैसे एक ही परगना है, उसमें यह है जागीर, यह है खालसा। खालसा बगल, खालिसा बगल में है, खालिसा भी है। खालिसा केवल केंद्रीय खजाने में जाएगा, जो जागीर है वह जागीर रहेगी, वह जागीरदार को तनख्वाह मिलेगा। तो चूंकि जागीर में मनसबदारों को तनख्वाह दी जाती थी, उसको जागीरदारी कहते थे। ऐसा नहीं कि नगद में नहीं दिया, नगद में भी कुछ को दिया जाता था, छोटे मनसबदारों को नगद में भी दिया जाता था, लेकिन जो बड़े मनसबदार हैं उनको जागीर में ही दिया जाता था। ओके, तो अब जागीर आपको मिला तो इसलिए मनसबदार कहलाए जागीरदार। जागीर के बगल में खालिसा लैंड भी है। खालिसा लैंड की जो आमदनी है वो सीधे राज्य को जाती है, वो सीधे राज्य को जाती है। तो राज्य जब चाहे खालिसा को जागीर में तब्दील कर दे, जब चाहे जागीर को खालिसा में तब्दील कर दे। एक और भी इकाई है दोनों के बीच में, आपको बताता हूं, इसको कहते थे महल ए पैवाकी। महल ए पैवाकी वो लैंड होता था
कि जिससे आप जागीर का आवंटन करते हो। जैसे मान लो आप डायरेक्ट आप खालसा को उठा के जागीर में बांट दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो बीच में एक स्तर रखा था, उसका नाम था महल ए पैवाकी। खालसा से अलग करके महल ए पैवाकी बना के रखा था। उसी से किसी मनसबदार का जागीर आवंटन होता था, और अगर कोई जागीर किसी मनसबदार से लिया जाता था तो फिर महल ए पैवाकी में उसको शामिल कर दिया जाता था, महल ए पैवाकी में रखा रहता था। एक तरह से जागीरों का बैंक था महल ए पैवाकी। और खालिसा मतलब देखो इसमें और इसमें अंतर है। इसमें खालिसा अलग है इक्तादारी व्यवस्था में, और इक्ता अलग है। इसमें क्या है कि प्रशासन तो पूरे राज्य के अधीन है। आपको किसी जागीर तो मिलेगी राजस्व कहीं, और उसमें मेन आइटम है भू राजस्व। भू राजस्व है, चुंगी शुल्क है, सब कुछ उसमें शामिल होगा। तो भू राजस्व लेने के लिए आपको गांव ग्रामीण क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा। तो वह कोई ना कोई गांव में आपको मिलेगा, या 10 गांव या 20 गांव का समूह भी हो सकता है। तो किसी परगना के अधीन होगा। तो वहां पर ऑलरेडी अधिकारी शिकदार और आमिल है जो प्रशासन देख रहा है। उसके ऊपर सरकार है जिसमें फौजदार और अमालगुजार शासन देख रहा है। उसके ऊपर सूबा है जिसमें नजीम और सूबादार शासन देख रहा है। और उसके ऊपर केंद्रीय सरकार है। तो आपको केवल काम है कि आप अपना जो आवंटन आपको मिला है वहां से आप अपने अधिकारियों को भेजकर राजस्व का संग्रह करवाइए और मस्त रहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इक्ता व्यवस्था में प्रशासन भी वही देख रहा है। मनसबदार प्रशासन से मनसबदार आपको ड्यूटी कहीं और लगी हुई है, अपने जागीर का प्रशासन से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपके जागीर ऑलरेडी किसी क्षेत्र में है जहां पर मुगल प्रशासक कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे इक्ता व्यवस्था है, तो इक्ता व्यवस्था में क्या है कि आपको पहले राजस्व का आवंटन दे दिया गया, पूरा इलाका दे दिया गया। फिर कहा गया कि आप वहां राजस्व वसूल करिए, और राजस्व वसूल करके आप अपना खर्च चलाइए। और खर्च चलाने के बाद जो फवाजिल रकम है वो फवाजिल रकम केंद्रीय खजाने में भेजिए। ये आपको कहा जा रहा है कि जो फवाजिल रकम है वो फवाजिल रकम आप केंद्रीय खजाने में भेजिए। और यहां पर आपको कहा जा रहा है कि भाई फवाजिल रकम तो है ही नहीं, यहां तो आपको उतना ही आवंटन मिल रहा है जितना आपका तनख्वाह है। तो पहले आपका तनख्वाह निर्धारित हुआ और फिर आपको जागीर मिली। वहां पहले आपको जागीर इक्ता मिल गया, फिर तनख्वाह निर्धारित हुआ। तो वहां फवाजिल है, यहां फवाजिल है ही नहीं। तो जाहिर है कि इक्ता व्यवस्था की तुलना में मनसबदारी में प्रशासनिक केंद्रीयकरण ज्यादा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था मनसबदारी, सभी लोग नहीं समझ पाते हैं। पता नहीं मैं आपको समझा पाया कि नहीं। मैं बहुत डरते डरते आपसे पूछ रहा हूं कि हैज दिस पॉइंट बिकम क्लियर और नॉट, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन तो है। क्या समझ में ठीक है, उतना ही से काम चलाइए। नथिंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक बात मैं और बताना चाहता हूं। जैसे आपके मन में एक सवाल यह होगा कि मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध है। सॉरी, तो जिस मनसबदार को जागीर में तनख्वाह मिला जागीरदार हो गया। एक शब्द आपको, तो इसलिए जागीरदार और मनसबदार इन दोनों को लगभग आप एक मान के चलिए। लेकिन एक शब्द आपको और भी मिलेगा, वह है जमींदार। तो आपको कंफ्यूजन होगा कि जमींदार कौन है। तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जैसे कोई ग्रामीण इलाका है तो नीचे किसान है, ओके, और किसान के ऊपर वंशानुगत जमींदार होते थे। कोई गांव या इलाका है, उस इलाका में सबसे जो लोएस्ट यूनिट होता था वो किसान होता था, और किसान के ऊपर कोई वंशानुगत जमींदार होता था, ओके। तो जो वंशानुगत जमींदार होता था वो वंशानुगत है, उसका पिता जमींदार है, उसका बेटा जमींदार है, उसका पोता जमींदार है, मतलब वो वंशानुगत है ना। तो उसमें क्या है कि ये एक्चुअली राज्य तो बाद में आया, जमींदार तो पहले से यहां था। तो राज्य जमींदारों से पंगा मोल नहीं लेना चाहता था। राज्य यह सोचता था कि जमींदारों से अगर पंगा मोल लूंगा तो जमींदार हमारी व्यवस्था को सफल नहीं होने देंगे। तो राज्य उनसे पंगा प्रायः मोल नहीं लेता था।
तो राज्य उनसे क्या करता था कि कहता था कि ठीक है, आप हमारी ओर से तुम ही ग्रामीण इलाके में मतलब किसानों से राजस्व को वसूल करो और सरकारी अधिकारी को जमींदार ही राजस्व दे देते थे और बदले में उनको 10% कमीशन मिलता था जमींदार को। तो उस कमीशन को बोलते थे नानकर। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, उस कमीशन को नानकर बोलते थे। तो जमींदार को कमीशन मिलता था। फिर जो ये इलाका है जब जागीर के रूप में जब दी गई तो इसके ऊपर एक जागीरदार स्थापित हो गया। चूंकि अब ये पूरा इलाका जागीर को दी गई, अगर किसी जागीरदार को मिल गई तो पहले जमींदार राज्य को कर देते थे, अब वो जागीरदार को देंगे, क्योंकि जागीरदार को तो अपना खर्च चलाना है। तो आपसे कोई पूछे कि भाई जागीरदार और जमींदार में क्या अंतर है, तो आप कहोगे कि जागीरदार सरकारी अधिकारी है जो जिसका समय समय पर तबादला होता है, जागीर का तबादला होता है, जागीरदार बदलता रहता है। लेकिन जमींदार वंशानुगत है, वो सरकारी अधिकारी नहीं, वो वंशानुगत हिंदू कुलीन है जिसको सरकार ने भू राजस्व प्रशासन से जोड़ रखा है, लेकिन उसका पुश्तैनी हक है, उसको हटाया नहीं जा सकता। पता नहीं मैं समझा पाया या नहीं। अब कल मैं मनसबदारी जागीरदारी पर एक प्रश्न लेकर आऊंगा, मैं उम्मीद करूं विल यू सॉल्व इट। ओके, कल देखते हैं। तो मनसबदारी जागीरदारी में इतना ही। मिस्टर अंकुर आगे बढ़े। यस। क्या? यस। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको भू राजस्व व्यवस्था बताता हूं। तो आपको याद होगा कि मैंने सल्तनत कालीन भू राजस्व व्यवस्था ऑलरेडी आपको बताया था कि अलाउ जैसे पहले जब सुल्तान आए तुर्की, तो उनकी संख्या इतनी ही थी सब्जी में नमक, तो उनके लिए संभव ही नहीं था कि वो ग्रामीण क्षेत्र में डायरेक्ट हस्तक्षेप कर पाते। ओके, तो ग्रामीण क्षेत्र में वो डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर पाते थे। वो क्या करते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में वे मतलब उन्होंने बस इतना ही किया कि जैसे मैंने आपको याद है कि पिछले क्लास में बताया था कि जैसे हिंदू कुलीन था, हिंदू कुलीन में जो उच्च स्तर का कुलीन था दैट वाज कॉल्ड राय रनका रावत ठाकुर, और निम्न कुलीन को कहते थे खुद मुकद्दम और चौधरी। तो क्या होता कि जो तुर्की शासक आए तो उन्होंने हिंदू कुलीनों पर दबाव डाला कि तुम ग्रामीण क्षेत्र से राजस्व मतलब उत्पादन का एक अंश हमें एक मुफ्त अमाउंट के रूप में दो। तो राज्य क्या करता था कि मतलब मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो जमींदार थे वो ग्रामीण क्षेत्र से राजस्व वसूल करके अधिकांश रख लेते थे और एक छोटा सा अमाउंट ही राज्य को देते थे। राज्य भी अपना काम चला रहा था, क्योंकि राज्य के लिए पॉसिबल भी नहीं था कि ग्रामीण क्षेत्र में जमींदारों को विस्थापित करे, और दूसरा कि इतनी बड़ी संख्या में अपने सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करके वसूल करना भी मुश्किल था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय चूंकि राज्य का खर्च बढ़ गया था, क्योंकि खालिशा, तो इसलिए राज्य का खर्च बढ़ गया था। तो यहां पर तुम देखोगे अलाउद्दीन खिलजी के समय जो खालिशा क्षेत्र है उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा किया कि पहली बार यहां पर जमींदारों को हटा दिया, जो खुद मुकद्दम और चौधरी उसको खुद मुकद्दम को हटा दिया और डायरेक्ट सरकारी अधिकारी के माध्यम से किसानों से राजस्व वसूल करने लगा, और उल्टा खुद मुकद्दम पर भी कर लगा दिया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की यह पद्धति चल नहीं सकी। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि अलाउद्दीन खिलजी को कोई किसानों से हमदर्दी नहीं थी। मतलब नॉर्मली क्या होता था, जो राज्य होता था वो किसानों पर 1/3 कर लगाता था, 1/3 कुल उत्पादन का 1/3। अलाउद्दीन खिलजी ने जब लेकिन 1/3 तो उत्पादन का राज्य लेता था, उसके अलावा जमींदार यानी खुद मुकद्दम उनसे ले लेता था किसानों से। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मुकद्दम को हटा दिया, तो किसानों को राहत मिलनी चाहिए। अब सोचो, लेकिन किसानों को राहत नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना टैक्स बढ़ा के कुल उत्पादन का 50% कर दिया। तो जब उसने अपना टैक्स बढ़ा दिया तो किसानों को राहत क्या मिलेगी? ओके, ये था अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति, जिसका उद्देश्य था राज्य की आमदनी को बढ़ाना, किसानों की अवस्था को सुधारना उसका उद्देश्य नहीं था। अब उसका अगला स्टेप आपको मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक में। तो मोहम्मद बिन तुगलक में आप देखोगे एक उसका अगला स्टेप क्या मिलेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यह सोचना शुरू किया कि भाई, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने ऑलरेडी कुल उत्पादन का 50% लैंड रेवेन्यू के रूप में निर्धारित कर दिया था, तो इसका मतलब है कि अब वो सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका था। अब आप अगर किसानों पर और अधिक भू राजस्व का अधिभार ला दोगे तो वो बैठ जाएगा, वो नहीं दे पाएगा। तो पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक वो सुल्तान था जिसने सोचा कि अब केवल हम भू राजस्व की दर में वृद्धि करके अपनी आमदनी को ना बढ़ाएं, बल्कि हम
उत्पादन को भी बढ़ाकर अपनी आमदनी को बढ़ाए। तो फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई और मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न किया। He tried to increase the production as well. तो उसने प्रोडक्शन को बढ़ाने का प्रयत्न किया। ओके, तो मैं आपको बताऊं कि वो पहला सुल्तान था या पहला मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने यह कोशिश की कि भू राजस्व की दर में वृद्धि केवल भू राजस्व के संग्रह को केवल भू राजस्व की दर में वृद्धि के माध्यम से नहीं बढ़ाया जाना चाहिए बल्कि उत्पादन में वृद्धि करके भी बढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि आगे तुम देखते हो फिर मुगल काल आता है। तो मुगल काल में पहले तुम देखो मुगलों से पहले शेरशाह। तो शेरशाह ने जो भू राजस्व की पद्धति लागू की है उसको कहते हैं जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली। अब देखो ये जब्ती प्रणाली क्या है मैं आपको बताता हूं। जब्ती प्रणाली में जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि भू राजस्व का निर्धारण तो किया था लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की माप करवाई, भू राजस्व का निर्धारण किया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति में एक दोष था। जैसे आपने भूमि की माप कराई, आप देखो यहां पर देखना गौर से, ये कोई गांव है, ओके, तो गांव में तो एक क्वालिटी का लैंड होता नहीं है। आपने मेजरमेंट करवा लिया, पता चला कि इस गांव में 1000 बीघे लैंड है, तो आपने 1000 बीघे लैंड पर एक ही दर से टैक्स लगा दिया। ओके, तो एक ही दर से अगर आपने टैक्स लगा दिया तो उसमें परेशानी है। और परेशानी क्या है कि एक दर से अगर आप टैक्स लगाओगे तो गांव का जो लैंड की क्वालिटी है वो 3 तरह की है लगभग। उत्तम प्रकार का लैंड है, मध्यम प्रकार का लैंड है और निम्न प्रकार का लैंड है। तो बेचारे जिनके पास उत्तम प्रकार का लैंड है वो तो खुशहाल रहेंगे, मध्यम प्रकार का रहेंगे वो कम खुशहाल होंगे, और जिनका निम्न प्रकार का है वो बेचारे तो दब के मर जाएंगे, क्योंकि आप एक ही दर से तीनों पर टैक्स लगा रहे हो, सभी लैंड पर। तो इसमें एक नया इनोवेशन किया शेरशाह ने, और शेरशाह ने इसको सबसे पहला काम किया कि उसने उत्पादकता के आधार पर भूमि को 3 पार्ट में बांटा, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। तो पहले भूमि का वर्गीकरण करके और तब शेरशाह ने टैक्स लगाया। तो वो ज्यादा न्यायपूर्ण हुआ किसानों के लिए, आप समझ सकते हो। और इसके अलावा उसने अलग अलग फसल के लिए कितना टैक्स राज्य के द्वारा लिया जाएगा उसको रै बोलते थे, दर तालिका। एक दर तालिका शेरशाह ने बना दी कि भाई इसी दर तालिका के आधार पर किसानों से टैक्स लिया जाएगा। अब शेरशाह की पद्धति से अकबर को प्रेरणा मिली, और अकबर ने का जो टोडरमल जो शेरशाह के समय राजस्व विभाग में था वही अकबर के समय भी राजस्व विभाग में रहा। तो टोडरमल की सहायता उसने ली शेरशाह ने, और शेरशाह ने ली थी तो अकबर ने भी टोडरमल की सहायता ली और उसका नाम दिया गया टोडरमल बंदोबस्त। नाम दिया गया टोडरमल बंदोबस्त। ओके, तो जिसे आप टोडरमल बंदोबस्त कहते हो, टोडरमल बंदोबस्त, वह उसके लिए एक और टर्म आता है अकबर के टाइम में, वो टर्म है आइन ए दहशाला। जिसको आप टोडरमल बंदोबस्त कहते हो। टोडरमल बंदोबस्त के लिए एक और टर्म मिलता है, वो है आइन ए दहशाला। दैट वाज कॉल्ड आइन ए दहशाला। दुष्यंत पूछ रहे हैं कि सर अशोक के टाइम की ब्राह्मी लिपि ही मिली सबसे पहले, तो उससे पहले पाली संस्कृत भाषा की लिटरेचर कौन सी लिपि? ये अचानक से शेरशाह के और मनसबदारी जब चल रहा है अंकुर, तो इन्होंने पाली भाषा के बारे में क्वेश्चन किया। थोड़ा बेतुका लग रहा है प्रश्न अभी, हालांकि दुष्यंत नाम है। दुष्यंत, आपने अभी जो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि पर जो आपने प्रश्न किया,
तो ये केवल हमारा आपका व्यक्तिगत प्रश्नोत्तर तो है नहीं, इसमें आप देखो कि हजारों बच्चे आपके साइट पर हैं और वो सभी अभी आईने दाशाला पर लेक्चर सुन रहे हैं। तो दुष्यंत, अभी अगर हम पाली पर और वो स्क्रिप्ट पर जब सवाल करेंगे तो थोड़ा बेतुका नहीं हो जाएगा? और आप अभी जो ये सवाल पूछ रहे हो, तो जब मैं एंशिएंट पार्ट कर रहा था उस समय सवाल क्यों नहीं आपने पूछा था? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो पाली भाषा में जो ब्राह्मी लिपि है, तो पाली भाषा उस समय विकसित हुई जब ऑलरेडी ब्राह्मी लिपि आ चुकी थी। जब संस्कृत की बात करते हो तो संस्कृत की बात तो दुष्यंत में पहले ही बता चुका हूं कि वैदिक काल में लिपि नहीं थी, मौखिक परंपरा से चलती थी। तो एक बार कितनी बात बताऊं? और फिर बात टॉपिक है वैदिक काल और पाली से, आप पूछ रहे हो यहाँ शेरशाह और आईने दाशाला के काल में। तो फिर ऐसी स्थिति में तो थोड़ा सा बाकी बच्चों को दिक्कत हो जाएगी ना। थोड़ा आपको अपनी पोजीशन और हमारे पोजीशन को भी सोचना चाहिए। आगे बढ़े अंकुर। तो आइन ए दाशाला इसका नाम है और इसको टोडरमल बंदोबस्त भी बोलते हैं। ओके, क्योंकि टोडरमल ने इसको चलाया था, मतलब वही टोडरमल अधिकारी था। तो आईने दाशाला जो शेरशाह की पद्धति है उसका भी अधिक विकसित रूप है। यू कैन से कि आईने दाशाला इज मोर डेवलप्ड फॉर्म ऑफ शेरशाह सिस्टम। कैसे? तो जैसे देखो, शेरशाह ने भूमि को 3 पार्ट में बांटा, या शेरशाह ने भूमि का वर्गीकरण करके भूरा उसका निर्धारण किया। तो शेरशाह ने जो भूमि का वर्गीकरण करके भूरा उसका निर्धारण किया, तो अकबर ने कहा कि भाई देखिए, अगर हम 1 साल के उत्पादन को आधार बनाते हैं और तब भूरा उसका निर्धारण करते हैं तो फिर इसमें गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि पता चला उस साल अगर फसल नष्ट हो गई हो और राजस्व अधिकारी जाके फसल का आकलन करता है कितना हुआ, तो पता चलेगा कि अरे फसल तो सब बहुत कम उत्पादन होता है और कम उत्पादन पर हमने लगा दिया तो भविष्य में राज्य को उतना ही राजस्व मिलेगा, तो राज्य को घाटा होगा। हो सकता है किसी एक साल हमारे अधिकारी जिस साल आकलन करने गए हो उत्पादन का, उस साल बहुत बम्पर क्रॉप्स हुआ। तो बम्पर क्रॉप्स होने पर फिर यह दिक्कत होती है कि अगले साल उतना बम्पर क्रॉप्स नहीं होगा। तो अगर उस आधार पर हम किसानों पर कर लगा दे तो किसानों को ज्यादा कर देना पड़ेगा आगामी वर्षों में। तो उसने उसका एक तरीका निकाला कि हम 10 वर्ष का एवरेज निकालते हैं और 10 वर्ष में जो औसत उत्पादन होगा उसी आधार पर हम कर लगाएंगे। ओके, तो ये था उसका आईने दाशाला। तो शेरशाह की पद्धति को अकबर ने और भी सुधारा, यही बताना चाहता था। दोबारा रिपीट कीजिए, क्लास फिर बंद हो गया। तो हमारी तरफ से बंद हो रहा है क्या? नहीं, जैसे मैंने बताया था, तुम एक बार सुन लेना बच्चे, क्लास बंद हो गया था। तो जैसे शेरशाह है, तो शेरशाह ने भूरा लगाने से पहले भूमि का वर्गीकरण किया था। मैंने आपको बताया भूमि का वर्गीकरण करवाया। तो भूमि का वर्गीकरण करने से अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति से तो उसकी पद्धति अच्छी हो गई, लेकिन एक समस्या बनी रही कि आप भूमि का वर्गीकरण करके और फिर आप भूरा उसका निर्धारण करते हो। सपोज करिए, तो पता चलता है कि आपने भूरा उसका निर्धारण तो किया, लेकिन अगर जिस समय आपके राजस्व अधिकारी, निर्धारण कैसे करोगे? राजस्व अधिकारी जाएंगे, उत्पादन देखेंगे कितना हुआ। अब मान लो उत्पादन देखने जाए, उस वर्ष फसल नष्ट हो गई हो और कम उत्पादन दिख रहा हो, आप उसी आधार पर आप राज्य की दर निर्धारित कर देते हो, तो आगामी वर्षों में तो राज्य को वही दर मिलेगी, तो राज्य को तो घाटा होगा। और संयोग ऐसा हो कि आपका अधिकारी आकलन करने जा रहे हो और उस साल बहुत ही बम्पर क्रॉप्स हुआ हो, बहुत बढ़िया क्रॉप्स हुआ हो, और उस आधार पर आपके राजस्व अधिकारी अगर आकलन कर लेते हैं तो किसानों को अगले वर्ष, उसके अगले वर्ष, उसके अगले वर्ष भी वही दर से देना होगा, जबकि उतना अगले वर्ष तो क्रॉप होगा नहीं। तो अकबर ने इस सिस्टम को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए 10 वर्षों का औसत निकलवाना शुरू किया कि 10 वर्षों की उपज का एवरेज निकालो और तब भूरा उसका निर्धारण करो, वो ज्यादा जस्टिस होगा, क्योंकि ऑन द एवरेज किसानों को देना होगा। इसी को आईन ए दाशाला कहते थे। तो ओके हो, तो फिर इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। क्या मिस्टर अंकुर, इज दिस ओके?
तो अब हम लोग कैसे बढ़ें, तो देखिए अब हम आते हैं पहले सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था में। तो सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था में सबसे पहले आपने देखा होगा कृषि अर्थव्यवस्था। कृषि अर्थव्यवस्था तो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और फिर शिल्प एवं प्रौद्योगिकी, क्योंकि सल्तनत काल में बहुत नई नई प्रौद्योगिकी, नए नए टेक्नोलॉजी आए हैं। और फिर व्यापार और नगरीकरण, तो इस पर नजर डालना है। चलिए, जैसे आप सल्तनत काल में पहले आप कृषि देखते हो, तो ऐसे ही भारत की भूमि तो उपजाऊ थी और विशेषकर खाद्य के रूप में गोबर की उपलब्धता थी, तो कुल मिलाकर उत्पादन ठीक था। भारत के अधिकांश लैंड ऐसा था जो एक वर्ष में 2 फसलें ली जाती थी। फिर अब है कि सल्तनत सुल्तानों के आगमन के बाद सिंचाई को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला। जैसे एक आपने रहट का नाम सुना होगा। रहट, इसको अथवा नोरिया भी बोलते थे अथवा साकिया भी बोलते थे। नोरिया ने इसको साकिया कही, अथवा साकिया अथवा फारसी चक्र। अब देखो, फारसी चक्र मैं आपको बताऊं कि आप लोग तो चूंकि ऑनलाइन में हो, तो आप लोग दूर दूर से, जैसे राजस्थान से उदयपुर वगैरह साइड से, या राजस्थान साइड से होगे, हरियाणा साइड से होगे, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश साइड में भी आपको मिलेगा। आपने कभी ऐसा देखा है? जरा आप अपना बताना, तो मुझे भी थोड़ी जिज्ञासा हो रही है। मैंने उदयपुर में देखा था वो चीज। जैसे कुआं है, तो पहले क्या था कि कुएं में आप रस्सी से खींचते हो, बाल्टी से, या फिर एक घेरनी रहती थी जिसमें रस्सी में बहुत सारी बाल्टियां बंधी होती थी। पहले तुर्कों के आगमन से पहले। तुर्कों के आगमन के बाद उन्होंने फारसी चक्र का जो विकास किया, उसमें क्या है, जैसे कुआं है, तो कुआं में एक बहुत बड़ा वर्टिकल, बहुत बड़ा चक्र है। उस चक्र में छोटे छोटे कंटेनर लगे हुए थे, बाल्टी जिसको बोलते हो, कंटेनर। और उसमें लगभग 20 कंटेनर लगे होंगे। और बहुत, वो इतना बड़ा चक्र है, वो व्हील, इतना बड़ा व्हील है, पर्सियन व्हील उसको बोलते थे, कि उस व्हील का निचली सतह कुएं के जल से सटा हुआ है, और जो ऊपर का सतह है वो कुएं से बाहर निकला हुआ है। लगभग 20-25 उस तरह के कंटेनर बंधे हुए हैं। तो वो हुआ ऐसे, वो वर्टिकल है। और ठीक वर्टिकल जो व्हील है, उसके नीचे आपको हॉरिजॉन्टल छोटा सा व्हील है। उस व्हील में चेन लगा हुआ है, और हॉरिजॉन्टल व्हील का चेन वर्टिकल व्हील के साथ जुड़ा हुआ है। वर्टिकल व्हील में ऐसे चेन जुड़ा है, और वो चेन जाके हॉरिजॉन्टल में ऐसे जुड़ गया है। और हॉरिजॉन्टल क्षैतिज जो व्हील है, उसमें एक जुआठा निकाला गया है। जुआठा जो बैल के गले पर रखा जाता है, और बैल को जोत दिया जाता है। बैल ऐसे ऐसे राउंड में घूमता है, ऐसे। और बैल के घूमने के साथ जो हॉरिजॉन्टल व्हील है, वो ऐसे ऐसे घूमता है। और हॉरिजॉन्टल व्हील ऐसे घूमता है, तो जो वर्टिकल व्हील है, वो भी ऐसे ऐसे घूम रहा है। और पानी कंटेनर में भर रहा है एक एक, और बाहर वो पानी गबरबंद, या जो एक गड्ढा है, उसमें पानी गिर रहा है कुएं के बगल में, और गड्ढे से पानी सीधे खेत की तरफ जा रहा है। इस तरह से सिंचाई होती थी। और बड़े अच्छे ढंग से इस फारसी चक्र के माध्यम से सिंचाई हो जाती है। अभी भी मुझे लगता है राजस्थान में, हरियाणा में, कुछ ऐसे क्षेत्र में आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, तो प्लीज आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। अंकुर बताइए। काफी बच्चे करेंगे सर, देखें आपने देखा होगा। तो ये बेसिकली ये चीज तुर्क लेकर आए थे, तकनीकी। तो फारसी चक्र के प्रयोग के बाद सिंचाई को विशेष रूप से प्रोत्साहन मिला था। फिर आप देखते हैं कि इसमें जो दूसरा है, वह और भी कई था इसमें, जैसे सद्दूफ थे और कुछ थे, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज है वो है इसमें नहर सिंचाई। जैसे मध्यकाल में या मुस्लिम शासन के काल में नहर सिंचाई को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। तुगलक शासकों में गयासुद्दीन तुगलक को। लेकिन सबसे अधिक नहर बनाए फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने यमुना नदी से
2 नहर निकलवाए थे, रजवाह एवं उलुखानी, और एक नहर उसने निकलवाया था सतलज नदी से फिरोजशाही, और फिर एक काली सिंध से निकलवाया था, और एक घग्गर से निकलवाया था। और उसके बाद बहुत छोटे छोटे नहर भी बनाए, कुएं भी खुदवाए। तो फिरोज शाह तुगलक के जो ये सिंचाई कार्य है उसे दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में खरीफ फसल के साथ साथ रबी फसल का भी उत्पादन बढ़ गया दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में, इतना ज्यादा उसका सिंचाई का फायदा है। उसके बाद आपको सल्तनत काल में एक चीज और भी दिखेगा, जैसे कृषि में 2 फसलें आपको दिखेगी जो मेरे मैटर में मिला हुआ। एक है मेहंदी और दूसरा है, एक है मेहंदी आपको दिखा होगा, और दूसरा है अफीम। इसका उत्पादन उसी काल में शुरू हुआ। और फिर बागवानी खेती शुरू करने का, जब आपको पूछा जाए कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसने बागवानी खेती शुरू की, तो आप यहां पर चुनना फिरोज शाह तुगलक। बागवानी 1200 बगीचे, आपने पढ़ा होगा, 1200 आम के बगीचे उसने लगवाए, और डिफरेंट फ्रूट्स के, उससे राज्य को आमदनी होती थी। ये आप देखते हो, ये है प्रौद्योगिकी। तो जहां आप प्रौद्योगिकी देख रहे हो, यहां पर एक है कि इस काल में चरखा का प्रयोग, जैसे देखो चरखा 3 चीज है। पहले धुनकी देखो, अब थोड़ा धुनकी का एक्सपीरियंस बताओ। तो जैसे आप देखते हो जो क्विल्ट बनता है, जैसे उसको क्या बोलते हो, गद्दा या रजाई क्या बोलते हैं उसको, जो ओढ़ने वाले ठंडे के टाइम में जो काफी गर्म होता है, तो वो कॉटन से बनता है, रुई से बनता है। तो एक क्या होता है कि धनुष की तरह एक देखोगे कि उस लकड़ी में फंसा हुआ होता है, और उसे रुई साफ किया जाता है, उसको धुनकी बोलते हैं। वो एक कुछ साउंड करता है जो वो धुनकी चलाते हैं, और साउंड के साथ रुई निकल के जो गंदगी है साफ होती चलती है, उसको धुनकी बोलते हैं। आज भी आप देखोगे, और उसमें ये तुर्क लेकर आए थे, आज भी तुम धुनकी देखोगे, और कहीं कहीं दिख जाता होगा ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी। तो वो धुनकी अभी भी तुम देखोगे कोई मुस्लिम ही उसको चला रहा है। ये तकनीकी वहीं से जुड़ी हुई थी, और ये 11वीं 12वीं सदी में हिंदुस्तान में आई थी, ईरान से मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय आई थी धुनकी का एक्सपीरियंस है आप लोगों को, किसी को? yes. है। और फिर एक तकनीकी है चरखा तो सभी लोगों ने देखा होगा म्यूजियम में, अगर रियल लाइफ में नहीं तो म्यूजियम में। तो चरखा से सूत की कताई होती थी, और चरखा का प्रचलन 14वीं सदी के मध्य में हुआ, क्योंकि जो चरखा आप देखते हो, उस चरखा में एक फारसी ग्रंथ है, मैं कल्चर वाले में फारसी ग्रंथ की चर्चा करूंगा। वो जो फारसी ग्रंथ है उसका नाम है फुतुहुस सलातिन। वो एक ईसामी है लेखक, उसका ग्रंथ है फुतुहुस सलातिन। मैं आपको उसमें बताऊंगा जब फारसी ग्रंथ पढ़ाऊंगा, फुतुहुस सलातिन। तो फुतुहुस सलातिन में चरखा, 14वीं सदी के मध्य में चरखा के प्रचलन की चर्चा है। फिर आप देखोगे करघा, जैसे चरखा का काम है सूत की कटाई, तो करघा का काम है कपड़ों की बुनाई। 15वीं सदी में टेक्स्ट है मिफ्ता उल फुजाला, उसमें करघा की चर्चा मिलती है, तो करघा। फिर आप देखोगे कागज का प्रचलन पहले सल्तनत काल में हुआ। कागज, पेपर, मतलब सबसे पहले कागज का प्रचलन गुजरात में शुरू हुआ, और बलबन के काल में शुरू हुआ कागज। तो कागज, और कागज के साथ आप देखोगे कौन है, तो जिल्दसाजी है। कागज और कागज के साथ जिल्दसाजी। तो कागज और जिल्दसाजी दोनों के प्रचलन की सूचना आपको मिलती है। और इसके अलावा तुम देखोगे इस काल में मेहराब और गुंबद से निर्माण कार्य हुआ, आज मैं कला में बताऊंगा। और पहली बार चूने के रूप में, माने गारे के रूप में, गारे मतलब जोड़ने वाली सामग्री के रूप में, पहले हिंदुस्तान में गीली मिट्टी का प्रयोग होता था। इन्होंने क्या किया कि चूने, जैसे 2 चीजें इन्होंने जोड़ी जोड़ने वाली सामग्री के रूप में। एक तो गारे के रूप में चूना,
पहले चूना इंडिया में उसका प्रचलन चूना में, पान में खाने में होता था, गाड़े में नहीं होता था। इन्होंने गाड़े के रूप में चूना को लिया। और दूसरा, इन्होंने एक दूसरी चीज जो है जिप्सम। हालांकि जिप्सम का प्रचलन आपको हड़प्पा सभ्यता में जो उनका महास्नानागार बना है, महास्नानागार में आपको जिप्सम के प्रयोग की सूचना मिलती है। उसको लेप लगाकर उसके जो उसका महास्नानागार है, उसको ग्रेट बाथ, उसके फर्श को पानी का रिसाव न हो इसलिए उसमें जिप्सम का प्रयोग किया गया था। और वो जिप्सम का प्रचलन इस काल में जोड़ने वाली सामग्री के रूप में हुआ है। फिर आप देखोगे आसवन विधि। आसवन विधि कहते हैं डिस्टिलेशन को। आसवन विधि साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उससे क्या होता था कि प्यूरिफिकेशन होता है, और उससे बेहतर किस्म की शराब बनती थी उस समय। आसवन विधि, उसको डिस्टिलेशन कहते हैं, डिस्टिलेशन सिस्टम, आसवन विधि। और इसके अलावा आप देखोगे कि 15वीं सदी से बंगाल में कहीं ना कहीं एक रेशम का प्रचलन भी शुरू हुआ। वो दूसरी तरह का रेशम है। जैसे आपको यहां पर सूचना मिलती है कि कागज और आसवन विधि का प्रचलन है, वहां पर आपको आगे मिल जाएगा। तो ये हुआ प्रौद्योगिकी। उसके बाद आप देखते हो प्रौद्योगिकी के बाद तब आपका आता है व्यापार। तो व्यापार तो देखो बेहतर होना ही है। व्यापार बेहतर होने की वजह यह है कि एक तो उत्तर पश्चिम से नॉर्थ वेस्ट से फिर संबंध जुड़ा तुर्की आगमन के बाद। फिर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बेहतर बनाया। इसके समय देखोगे अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत तक मार्गों का निर्माण करवाया। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था अच्छा हुआ, तो इससे भी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। इसके अलावा तुम यह देखते हो कि व्यापार को प्रोत्साहन मिलने की वजह हुई कि यहां से जो तुर्क लोग आए, तो शासक वर्ग के लोग थे, वो नगरों और कस्बों में रहते थे और उनको कुछ ऐसी विलासिता संबंधित सामग्रियों की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने वस्तुओं की मांग को बढ़ा दिया। और इसके बाद जब तुर्की शासक आए तो उन्होंने मानक सिक्के चलाए। मानक सिक्के बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड कॉइन्स, मानक सिक्के। जैसे इल्तुतमिश को मानक सिक्के के रूप में चांदी का टंका, याद करिए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चला है। मानक का मतलब होता है कि उसका मान बराबर होगा। नहीं तो पहले क्या होगा, पता चला कि कोई सिक्का है, यहां पर उसकी कीमत कुछ और है, वहां कुछ और हो गई, वहां कुछ और हो गई। तो व्यापारी वैसे सिक्कों को लेने में डरते हैं कि पता नहीं मैं लेके चलूं आगे उसकी कीमत कम ना हो जाए। मानक का मतलब है कि हर जगह उसकी एक कीमत रहेगी। तो मानक सिक्के उसने चलाए। इन सब का सीधा फायदा मिला ट्रेड एंड कॉमर्स को। तो इसलिए अब देखो कि उसमें व्यापार को प्रोत्साहन मिला। मैं सोचा था कि आज हमारी इकोनॉमी समाप्त हो जाएगी, लेकिन मनसबदारी जागीरदारी में थोड़ा टाइम लगना था, क्योंकि वो टॉपिक भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। कोई चिंता की बात नहीं है। मैं कल 12 बजे मेरी प्रतीक्षा करना। अब इसके बाद सोसाइटी ज्यादा नहीं, सोसाइटी थोड़ा सा ये कल्चर पर हम लोग चलेंगे। तो कल मैं कुछ मैटर आपको भेजवाता हूं, आप लोग 12 बजे डाउनलोड कर लेना और हम लोगों का ये जारी रहेगा। जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेन तो आपको मिडिवल तक ही जाना है। और कल्चर पार्ट में थोड़ा हम मॉडर्न पर भी 1-2 क्लास लेंगे, सिर्फ इसलिए कि मॉडर्न तो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मॉडर्न के कुछ एस्पेक्ट आपसे डिस्कस करेंगे, तो वो फिर हो जाएगा। मिडिवल में थोड़ा सा कल्चर में टाइम लगेगा, कई एस्पेक्ट हैं। पहले तो भक्ति और सूफी ही बड़ा टॉपिक है, फिर उसके बाद आर्किटेक्चर है, चित्रकला है, संगीत कला है, तो कला के विभिन्न रूप हैं। तो ये सब में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद पहले सल्तनत कालीन स्थापत्य, मुगल कालीन स्थापत्य, दोनों का चित्रकला, दोनों की संगीत कला। वैसे अगर आपने तो देखा कि सल्तनत काल की तुलना में मुगल काल में प्रशासनिक केंद्रीयकरण ज्यादा है। तो आज यहीं रुकता हूं, फिर मैं आपसे कल मिलता हूं, है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।